हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत में संवैधानिक विकास की, जिसमें हम लोग कई अधिनियम पढ़ चुके हैं जो ब्रिटिश संसद ने बनाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में लागू हुए। उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़े थे, जिसमें भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति देकर भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं जो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे पहला है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। विधायी कार्यों का मतलब होता है, विधायी का मतलब है कानून का निर्माण करना, यानी कानून निर्माण के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी। और प्रशासन का मतलब होता है जो कानून बने हैं उनको लागू करना। तो लागू करने की जिम्मेदारी अलग संस्थान की होगी और निर्माण की जिम्मेदारी अलग संस्था की होगी। विधायी कार्यों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई, जिसे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस कानून पर गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होती थी। यानी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करके विधायी कार्यों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई, जिसे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इस कानून पर गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होती थी। विधान परिषद में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया या शामिल किया जाता था। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। विधान परिषद में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, अर्थात क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को लागू किया गया। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत किस अधिनियम में लागू हुआ था। तो वो 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत होता क्या है? अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में दो प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होती हैं।
एक अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली है और एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली है। जो अनुपातिक है वह अप्रत्यक्ष होती है, जो क्षेत्रीय है वो प्रत्यक्ष होती है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जैसे कि भारत की संसद में जो 543 सीटें हैं, उन 543 सीटों का निर्वाचन विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है। जैसे कि मेरठ से जो राजेंद्र अग्रवाल हैं वो संसद में मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरठ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में किया जाता है। इसी तरह से हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि वहाँ शामिल होता है, तो इसी को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। तो इसका प्रारंभ हम यहाँ पर 1853 के चार्टर एक्ट में देखते हैं, जब विधान परिषद में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता था। इसका एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कंपनी में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। कंपनी में जो नियुक्ति होती थी उसमें मुख्य जो पोस्ट थी वो आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस होती थी। और इंडियन सिविल सर्विस जो अभी तक योग्यता के आधार पर ऐसे नियुक्त किया जाता था, उसको अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाने लगा। यानी उस आईसीएस की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता होगी जिसमें योग्य या उस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन या प्रारंभ जब इस अधिनियम के द्वारा किया गया तो उसमें भारतीयों को भी शामिल होने की परमिशन दी गई। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी गई। तो इस अधिनियम के द्वारा जब प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई तो पहली प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया गया वो इंग्लैंड में किया गया, और भारत में जो पहली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई वो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी आईसीएस की। निदेशक मंडल में सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो निदेशक मंडल चला आ रहा था, जो व्यापारिक कार्य देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इसमें लिख सकते हैं, विधिक सदस्य, जिसके बारे में हम 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़े थे कि 5वें सदस्य के रूप में एक विधिक सलाहकार शामिल किया गया था, तो उसे इस अधिनियम के द्वारा पूर्ण सदस्य बनाया गया। विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को विभाजित किया गया विधायी कार्यों में और प्रशासनिक कार्यों में। विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद बनाई गई जिसमें 12 सदस्य शामिल किए गए और जिनको विभिन्न क्षेत्रों से शामिल किया जाता था, इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यहाँ हमें दिखाई देता है। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया इस अधिनियम के द्वारा। अगला अधिनियम हम जो पढ़ेंगे वो है 1858 का। का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना भी भारतीय क्षेत्र में हुई थी जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के लिए कई कारक महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहे, जिनमें अंग्रेज़ों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भारतीयों का शोषण, लॉर्ड हार्डिंग की हड़प नीति और कुछ तत्कालिक कारणों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। लेकिन 1857 की क्रांति एक असंतोष का परिणाम थी जो पहले से ही भारतीयों में चला आ रहा था। तो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का हाथ रहा है। इसलिए उसने इस अधिनियम को पास किया और इस अधिनियम के द्वारा भारत की शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के जो पॉइंट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हम इसके लिए पॉइंट लिखेंगे। हमने देखा था कि 1784 के पिट्स इंडिया के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य होते थे वो राजनीतिक कार्यों की देखरेख कर रहा था, जबकि जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक कार्यों की देखरेख करता था। तो एक द्वैत शासन 1784 से हम देखते हैं जिसमें 2 केंद्र थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था निदेशक मंडल। तो उस द्वैत शासन की जो परंपरा चली आ रही थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उसको यहाँ पर समाप्त किया गया। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा निदेशक मंडल, निदेशक मंडल को कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया और इस प्रकार द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अब जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हुआ, निदेशक मंडल भी समाप्त हो गया और ये दोनों जो भाग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शासन सत्ता का अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो इन दोनों को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए पंद्रह सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें जो है, जो पेपर में आ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन समाप्त किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा।
और एक नया पद बना दिया गया भारत सचिव का, जिसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई और जिसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में जो नेता क्रांतिकारियों ने घोषित किया था वो मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र। तो इस अधिनियम के द्वारा मुग़ल सम्राट के पद को भी समाप्त किया गया। मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि मुग़ल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? 1858 के। जो अभी तक गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, अभी तक वो कंपनी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सीधा क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, गवर्नर जनरल को क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया। और जब गवर्नर जनरल सीधा क्राउन का प्रतिनिधि था तो अब जो भी रिपोर्ट देगा वो सीधी गवर्नर क्राउन को देगा। तो ऐसा जो क्राउन का प्रतिनिधि होता है उसको कहा जाता है वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय बनाया गया और उसे वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब ये क्राउन का प्रतिनिधि। तो अब ये जो अधिनियम पास हुआ था, जो लागू हुआ था, वो उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग बनेगा। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। तो भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। एक पॉइंट और हम इसमें लिख सकते हैं, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूप से अब सत्ता किसके हाथ में चली गई? संसद के और क्राउन के हाथ में। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में अगर हम देखें, इसके प्रावधानों को देखें तो लगता है कि ब्रिटिश ने यहाँ पर कुछ उदारवाद के विचार को का प्रतिपादन किया, या हम कह सकते हैं कि सहयोग की भावना के साथ इस अधिनियम को पारित किया था, जिसमें भारतीयों को कई अधिकार दिए गए थे। कुछ अधिकार महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं। हमने बात की थी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने का अधिकार पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल को दिया गया था, यानी कि कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण को लागू किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया और बम्बई, मद्रास प्रांतों की कानून बनाने की शक्ति उन्हें वापस कर दी गई। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जब कानून बनाने की शक्ति का अलग अलग संस्थाओं में विभाजन कर दिया जाए, तो जो गवर्नर जनरल के पास पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति थी, अब प्रेसिडेंसियों को वो शक्तियाँ उनको वापस कर दी गई, जैसे बम्बई और मद्रास के प्रांतों के लिए। प्रथम बार विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया, जो कि अभी तक नहीं किया जाता था। वायसराय को विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यानी वायसराय को यह अधिकार था कि वह 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकता है। इन तीनों में बनारस के राजा, पटियाला के राजा और एक सर दिनकर राव थे, जिनको विधान परिषद में पहली बार वायसराय ने नियुक्त किया था, जिसमें बनारस का राजा, पटियाला का राजा और एक सर दिनकर राव थे, जिन्हें पहली बार विधान परिषद में शामिल किया गया था। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 213 जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश होता क्या है? यानी कि आप समझते हैं कि संसद या गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। संसद के 3 अंग हैं। संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण। और कानून का निर्माण कब होगा? क्योंकि इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और ये जो कानून बना है, ये कानून पहले क्या होगा? प्रस्ताव होगा। इस प्रस्ताव को यहाँ पे रखा जा सकता है या यहाँ पे रखा जा सकता है। जब ये दोनों पास कर देंगे तो राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बनेगा। लेकिन ये जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें दोनों सदनों की और राष्ट्रपति की भूमिका होती है। लेकिन अगर राज्यसभा या लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हैं, इनके सत्र नहीं चल रहे हैं और राष्ट्रपति को लगता है कि कानून बनना ज़रूरी है, तो तब वो जो कानून बनाएगा उसे हम अध्यादेश कहेंगे। तो अध्यादेश का मतलब है कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बिना भी किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में एक कानून का निर्माण कर सकता था, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, विभागीय प्रणाली। हम कह सकते हैं इसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीय प्रणाली क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। विभाग यानी कि विभागीय मतलब बहुत सारे विभाग होते हैं। फॉर एग्जांपल हम वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में सरकार किसकी बनती है, जिसको लोकसभा में बहुमत मिलता है। जब लोकसभा में बहुमत मिलता है तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और ये प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लोगों में से कुछ लोगों को चुनता है और अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और अपनी मंत्रिपरिषद में से फिर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ये विभाग का आवंटन करता है, विभाग बांटता है। किसी को रेल मंत्री बनाएगा, किसी को शिक्षा मंत्री बनाएगा, किसी को गृह मंत्री बनाएगा। तो इस तरह विभागों को जो बंटवारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों में किया जा रहा है, इसी विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं, जो भारत में 1861 के भारत परिषद अधिनियम से लागू की गई थी। और यहाँ एक नोट भी लिखेंगे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। तो ये इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के द्वारा दी गई, और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और विभागीय प्रणाली का जनक कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। यह बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ये एक अर्थशास्त्री था जो इंग्लैंड से आया था कैनिंग के समय में। जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से 1861 के नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित रहे। अगला अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे 1892 92। का भारत परिषद अधिनियम। ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इससे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद में भारतीयों में शिक्षा का प्रसार हुआ, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने के समय में जो शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बनाया गया था, तो भारतीय उसी माध्यम में शिक्षित होने लगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और एक गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड रिपन, जिसके समय में एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट एक व्यक्ति थे जिसने एक बिल तैयार किया था, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज़ों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, और इसे रिपन ने भारत में लागू किया था। परंतु अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, और मजबूरी में इल्बर्ट बिल को रिपन को वापस लेना पड़ा। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें भारतीयों ने और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना प्रारंभ किया, क्योंकि भारतीय शिक्षित भी हो चुके थे। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारतीयों में हो रहा था। तो उसी मांग के चलते इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार ने पास किया, जिसे हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं।
इस अधिनियम की अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस अधिनियम का ये रहा कि यहाँ पर हम एक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ देखते हैं। निर्वाचन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होती है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और अप्रत्यक्ष वो होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को के माध्यम से किसी अन्य को चुनती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संसद प्लस राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को कौन चुन रहा है? संसद और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यानी जनता तो नहीं चुन रही, लेकिन इन संसद के और विधानमंडल के सदस्यों को कौन चुन रही है? जनता। तो जनता ने इनको चुना और इन्होंने इनको चुना, तो इस प्रणाली को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। लेकिन जनता ने लोकसभा, संसद के सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों को चुना या विधानसभा के सदस्यों को चुना, तो यह प्रणाली हो जाएगी प्रत्यक्ष। तो जहां जनता सीधे वोट देती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जहां जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो अभी अंग्रेजों ने निर्वाचन का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया था, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली अभी नहीं दिखाई देती है। लेकिन इस अधिनियम में पहली बार हम देखते हैं कि निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया जो कि अप्रत्यक्ष थी। तो यही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु इसका है, तो जो हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अर्थात आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतीय सेवाओं का प्रारंभ किया गया। तो ये इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जिनमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। और आंशिक संसदीय व्यवस्था भी हमें इसी अधिनियम के रूप में देखने को मिलती है, जब विधान परिषद में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार या मतदान करने का अधिकार अभी भारतीयों को नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इससे आगे के अधिनियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।